स्टार्ट करें। राइट। ठीक। जैसे आप जानते हैं कि इस क्लास के सेक्शन में जो है मुझे भारत की संविधान और राज्य व्यवस्था लेना है। ठीक है। आप जानते हैं कि भारत की राज्य व्यवस्था या जो संविधान है या फिर विशेष रूप से भारत का जो संविधान है ये जो है भारत की शासन व्यवस्था को निर्धारित करते हैं। यह जानते हैं आप। ठीक है। इस शासन व्यवस्था में जो है बहुत महत्वपूर्ण एक विषय होता है जिनका संबंध जो है कानून व्यवस्था से होता है। ये कानून व्यवस्था जो है वहां एक बहुत महत्वपूर्ण खंड है जिनका संबंध जो है पुलिस विभाग या फिर जो है जो सुरक्षा से संबंधित होता है। ये जिसका जो है लागू करवाने का काम जो है मुख्य स्तर पर कौन करता है? ये पुलिस करता है। ये ठीक। अब जानते हैं कि भारत के संविधान ने जो कानून को लागू करने की जो व्यवस्था बनाया है उस व्यवस्था में पुलिस राज्य सूची का विषय है। पुलिस जो है राज्य सूची की विषय है और इसी वजह से जो है राज्य स्तर में जो है पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की भर्ती होता है। राइट। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना है आपकी जो सेवाएं जो है राज्य सरकार के द्वारा आयोजित क्यों किया जाता है। ये उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि भारत के संविधान में पुलिस से संबंधित जो कानून बनाए जाने की जो व्यवस्था है वो किसमें है? राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची के होने की वजह से जो है राज्य सूची का होने की वजह से इसकी परीक्षाओं का संचालन और राज्य सरकार के अधीनस्थ कोई संस्था या फिर कोई अन्य संस्था भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इसके पहले जो है जो पुलिस परीक्षा का जो आयोजन किया गया था वो व्यापम के द्वारा किया गया था। व्यापम राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण एक संस्था है जो अलग अलग परीक्षाओं का आयोजन करता है। ये मगर उसके अलावा जो है दूसरी महत्वपूर्ण और जो संवैधानिक संस्था, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, मैं टर्म्स यूज कर रहा हूं संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था का मतलब यहां संस्था की बात कर रहा हूं जिनकी स्थापना संविधान के द्वारा किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है जो एक संवैधानिक संस्था है, इस बार की जो परीक्षा है वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित किया जाना है। तो स्वाभाविक है इसके पहले जो प्रश्न जो है जो व्यापम के द्वारा पूछे जाते थे और इस बार जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षाओं में जो संचालन किया जाना है उसमें कुछ मौलिक परिवर्तन तो आएंगे ही आएंगे। इस बात को हमें विशेष ध्यान रखना है। राइट। ठीक है। ऑनलाइन में बच्चे मुझे रिप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है। प्रकाश, कैलाश, विपिन, संजय, हेमंत, प्रवीण और बाकी सब जितने भी बच्चे हैं ये। ठीक। और उसके जस्ट बाद जो है ये, ठीक है, सिलेबस में इसके पहले जो है क्रांति सर और वर्मा सर ने काफी डिस्कस किए हैं और आप भी जानते हैं इसके सिलेबस में जो है कुछ महत्वपूर्ण खंड जैसे कि उसमें जो है एक सामान्य अध्ययन, भारत का सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान से संबंधित है छत्तीसगढ़ का, जिनसे मिलाकर के लगभग में एक 35 क्वेश्चन और उसमें 25 क्वेश्चन इस प्रकार से। उसके बाद फिर कंप्यूटर से संबंधित है, फिर मेंटल एबिलिटी से संबंधित है, फिर मैथ्स है और कुछ उसमें उसके बाद फिर सामान्य हिंदी से संबंधित है और कुछ बेसिक इंग्लिश है। ठीक। तो इस सिलेबस पे तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और विशेष रूप से जो है मैं उसमें 2 सेक्शन लेने वाला हूं आपकी क्लास में। आपकी क्लास में जो है मैंने विशेष रूप से 2 सेक्शन देने वाला हूं जिनमें से पहला सेक्शन है भारत की संविधान एवं राज्य व्यवस्था और उस पर ही आज मैं डिस्कस करूंगा और उससे संबंधित प्रश्न किस तरह पूछे जाते हैं, एग्जैक्टली उसमें हमें पढ़ना क्या है, हमें इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक। इसके साथ साथ जो है ये दूसरी जो महत्वपूर्ण विषय जिसको मुझे लेना है वहां है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास और भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्नों की संख्या है उस 35 क्वेश्चन में से मेरा अनुमान है कि 14 से प्रश्न निश्चित रूप से होंगे। 14 से प्रश्न यानी से प्रश्न 15 प्रश्न भी अगर मिल आते हैं ये तो आप जानते हैं कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 नंबर देने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 15 प्रश्न में अगर मान लो जो है आप 12 से 13 प्रश्न भी अगर सही सॉल्व कर गए तो 12 या 36 या फिर यदि 15 के 15 अगर मान लो आपने सही सॉल्व कर दिए तो स्वाभाविक रूप से जो है आपको नंबर जो मिलने वाले कितने? 15 या 45। तो ये जो है विषय दोनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसे विषय है जो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। ये क्योंकि बाकी और विषय की जो उनकी जो जो दायरा है, जो विषय की जो दायरा है पढ़ने की और समझने की, ये फिर क्वेश्चन पूछने के लिए जो दायरा होता है ये, ठीक है, वो बहुत
कम होता है बल्कि इसका व्यापक है और इसलिए प्रश्नों की संख्या भी थोड़ी सी अधिक होती है। इनके साथ साथ जो है इसमें एक और जो सब्जेक्ट जो मेंशन है वह है भारतीय दर्शन, कला, साहित्य और संस्कृति। वहां भी जो है किसी न किसी रूप में भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। उनको अगर हम एक साथ सम्मिलित कर दे तो 16, 17, 18 क्वेश्चन तक सम्मिलित हो जाते हैं। राइट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो है टोटल इस जो सामान्य अध्ययन वाले खंड से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उनका लगभग जो है 40% हिस्सा जो है इस 3 सेक्शन से आने वाले हैं। ठीक, 3 सेक्शन से आने वाले हैं। ठीक, तो हम उस पर अभी स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ जो है दूसरा और जो चौथा जो खंड जो सेक्शन जो डिस्कस कर रहे हैं वह है इसमें समसामयिकी का, समसामयिकी घटनाएं, समसामयिक घटनाएं एवं खेल। सबसे बड़ा चुनौती जो है एक अभ्यर्थी के लिए यही होता है। ये सबसे बड़ा जो है चुनौती अभ्यर्थी के लिए यही होता है कि हम समसामयिकी या जो समसामयिक जो घटनाएं हैं, जो घटनाक्रम है या जो कोई खेल चल रहा है उनका हम किस प्रकार से अध्ययन करें या फिर उनको हम कैसे याद करें। इसको हम डेली बेसिस पर जो है करते चले जाएंगे जब भी मेरी क्लास होगी। और बाकी और सर है वो भी धीरे धीरे जो है जो समसामयिक घटनाएं हैं उनको हम क्लास के जो पहले सेक्शन में 5 से 7 मिनट के अंदर जो है उनको हम डिस्कस कर लेंगे। ये ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब जो है जिस तरह से मैं जो है करेंट जो इवेंट्स है जिनको मैं बताता चला जाऊंगा उनको आप साइड लाइन में आप जो प्रॉपर जो नोट्स बना रहे होंगे सब्जेक्ट के अपने, और मैं चाहूंगा कि आप प्रत्येक सब्जेक्ट तक अपना प्रॉपर नोट्स बनाएं क्योंकि वही जो सब्जेक्ट वही जो नोट्स होंगे आपके वो सॉफ्ट नोट्स है। उस सॉफ्ट नोट्स को जो है आप बेहतर तरीके से रिवीजन ले सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी से। राइट, ठीक है। तो उसी कड़ी में जो है उसमें उसमें अब हम यहां से शुरुआत करते हैं। तो मतलब जब भी मैं क्लास लूंगा मेरी क्लास का जो पहला हिस्सा होगा, मेरी क्लास का जो पहला हिस्सा होगा वहां जो है एक उसमें एक अनिवार्य घटक के रूप में जो है उसमें समसामयिक की घटनाएं होंगे। और आप जो है जहां पर अपने जो जिस 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 टॉपिक से भी जो भी टॉपिक चल रहा हो, ठीक है, उस नोट्स के जो है साइड लाइन में मार्जिन की तरफ जो है आप उन घटनाओं को लिखते चले जाएंगे। ठीक, तो ये मान के चल रहा हूं कि आप इस तरह से काम करेंगे क्योंकि ये जो है आपकी सफलता को जो है आसान बना देगा। ठीक, अब अब स्वाभाविक है इसी क्रम में अब पहले जो घटनाक्रम में ले रहा हूं मैं। ठीक, तो भारत में हमारा सब्जेक्ट क्या है? भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ये हमें जो है समझना है आज की इस क्लास में। ये ठीक है। और इससे पहले जो है जैसे बताया मैंने अभी इसमें जो है जैसे पहले बताया मैंने इसमें कि हमें थोड़ी सी जो है इस क्लास इस टॉपिक इस सब्जेक्ट पे जाने से पहले जो है हमें कुछ समसामयिक घटनाओं पर भी डिस्कस करना है। हमें जो है समसामयिक घटनाएं और खेल, ये दो चीजें मेंशन है आपके सिलेबस में। दो चीज मेंशन है। समसामयिक घटनाएं और खेल का मतलब ये हुआ कि आसपास घटनाएं किस तरह के हो रही है आपकी ये, और साथ में जो है क्या कोई खेल हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि बस्तर ओलंपिक चल रहा है अभी, तो स्वाभाविक है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बस्तर ओलंपिक का आयोजन जो है वो किस तिथि से लेकर किस तिथि तक किया जा रहा है। ये आपके लिए प्रश्न हो सकता है। वैसे दूसरा प्रश्न ये भी हो सकता है बस्तर जो ओलंपिक है उसका आयोजन कितने चरण में किया जा रहा है। आपको जानना चाहिए कि वहां तहसील के स्तर में है, जिले के स्तर में है और वहां संभाग के स्तर में है। साथ में आपको यह भी जानना चाहिए वो कितनी विधाओं में किया जा रहा है, कौन कौन से खेल सम्मिलित किए जा रहे हैं। ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। इस तरह से तो खेल से संबंधित यहां बातें हो गया। दूसरी बात है ये सिर्फ एक आइडियाज के लिए है। ये आइडियाज के लिए है कि आप यदि मान लो यूट्यूब में या फिर जो है कहीं पर और किसी भी तरीके से या फिर पेपर पढ़ते हुए किसी पर सुनते हुए आप जब सुनेंगे अपने एग्जाम की तैयारी को लेकर के उस रास्ते पर चल रहे हैं, तो यदि ये बातें आप सुनते हैं तो थोड़ा सा गौर देना है उस बात पर, आपको याद करना है। ये ठीक, पहली बात है ये इसीलिए जो है इनको बताया जा रहा है। उसके बाद दूसरी जो पहले जो हिस्सा इनमें वहां है समसामयिक घटनाओं का, समसामयिक घटनाओं का या फिर जिनको हम कहते हैं करेंट अफेयर्स, जिनको हम कहते हैं करेंट अफेयर्स। और एग्जैक्टली करेंट अफेयर्स से भी नहीं, ये बेसिकली क्या है, करेंट इवेंट है। ये करेंट इवेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में आज झारखंड में जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है पहला चरण में, बाद में और चरण होगा। इनके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी एक
विधानसभा का एक उपचुनाव होना है, वो बिल्कुल जान लेंगे, बिल्कुल याद कर लेंगे कि छत्तीसगढ़ में किस विधानसभा में उपचुनाव, ये आम चुनाव नहीं है, ये क्या है, उपचुनाव है। ठीक, ये हो गया। वैसे जो है महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाला है, आपको ये भी जान लेना है। ठीक, तो ये इस तरह की क्या है, कुछ घटनाएं होती है। ऐसे और भी है। ठीक, तो ये क्या है, आपकी समसामयिक घटनाओं से संबंधित है। अब उसी में से जो है मैं डेली बेसिस पर जब भी मेरी क्लास होगी तो मैं इसे कुछ घटनाओं का डिस्कस जरूर दूंगा, कुछ घटनाओं पर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक, और ऑनलाइन बच्चे जो है, जो जब भी जुड़े हुए हैं, जो मुझसे क्लास में रूबरू हो रहे हैं, वो मुझे मैसेज करते चले जाएंगे, वो मुझे मैसेज करेंगे, और फिर क्या प्रश्न और किस तरह से आप पूछ सकते हैं, या फिर कैसे क्या बातें होती हैं उनमें से, वहां भी मुझसे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक, ठीक, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और अब प्रॉपर नोट्स बनाते चले जाइए, जो अपने भारत के संविधान और राजव्यवस्था से संबंधित नोट्स, जो जो भी नोट्स तैयार कर रहे हैं, उसके मार्जिन में एक तरफ साइडलाइन में जो है, मार्जिन में जो है, आप करंट अफेयर से संबंधित कुछ बातें, ठीक, जैसे कि उनमें पहला जो करंट अफेयर्स आपको जो याद रखनी है, ठीक है, डेली बेसिस पर उनको याद करवा दूंगा जब भी मेरी क्लास होगी। ये करंट अफेयर्स पर पहले जो उसमें जो बातें हैं, वह है प्रवासी भारतीय जो है सम्मेलन से। आप जानते हैं भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, जिन्होंने 1893 में जो है वकालत की जो है पैरवी करने के लिए, वकालत की नौकरी के लिए जो है दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, और वहां से वापस आए थे 9 जनवरी को। ठीक, 9 जनवरी 1915 को वो। ठीक है, इसकी इसकी याद में भारत सरकार के द्वारा 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को वो। ठीक है, तो स्वाभाविक है 9 जनवरी को जब प्रवासी भारतीय दिवस का जो दिवस मनाया जा रहा है, उसके बाद से जो है भारत में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो पहले मैं न्यूज में क्या ले रहा हूं, उसमें एक प्रवासी भारतीय सम्मेलन, क्या ले रहा हूं मैं? प्रवासी भारतीय सम्मेलन, प्रवासी भारतीय सम्मेलन। तो ये जानना है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन क्यों मनाया जाता है। तो ये जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत में जब आगमन हुआ, ठीक है, 9 जनवरी को 1915 में, उसकी याद में मनाया जाता है। ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो क्या है? 9 जनवरी। ठीक है, और प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो आयोजित किया जाता है वो किस वर्ष किया जाता है? तो 2003 से किया जाता है। इसी कड़ी में जो 18वां जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, जो अगले वर्ष किया जाएगा, वहां जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। ये, और इसके पहले जो है, जो 17वां अधिवेशन था, वहां जो है इंदौर में आयोजित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है किस किस मिति में किया जाता है, ये तो स्पष्ट हो गया। दूसरी जो बातें हैं वहां है कि प्रवासी भारतीय दिवस या फिर जो उनका सम्मेलन है वो कब से आयोजित किया जा रहा है? तो 2003 से आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने एक प्रवासी भारतीय पोर्टल भी कल ही लॉन्च किए हैं, और उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि 18वां जो प्रवासी भारतीय जो सम्मेलन होगा वो कहां पर होगा? भुवनेश्वर में होगा। ठीक है, इसके पहले के जो सम्मेलन थे 17वें नंबर का, जो 2023 में आयोजित किया गया था, वहां कहां आयोजित किया गया था? इंदौर में आयोजित किया गया था। राइट, ठीक, तो ये तो हो गया किससे संबंधित हुआ? प्रवासी भारतीय से सम्मेलन से संबंधित। ये हो गया, एक न्यूज हो गया आपके लिए। दूसरा और बड़ा जो महत्वपूर्ण न्यूज है, जो घटना है, वहां है जिसका संबंध जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ता है। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय से, आप जानते हैं, आपने सुने भी होंगे, रेडियो टेलीविजन यहां वहां बहुत सारी चीजों, सोशल मीडिया बहुत सारी चीजों सुने होंगे कि अभी कुछ दिन पहले जो है भारत के जो मुख्य न्यायाधीश, उनका रिटायरमेंट हुआ, और उसके बाद फिर जो है भारत की जो परंपरा है उसके अनुसार भारत में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुआ। तो नए जो मुख्य न्यायाधीश है, दूसरी घटनाक्रम क्या ले रहा हूं मैं? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय में
मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक, तो स्वाभाविक है आपके बस ऐसी मौखिक जानकारी के लिए जो रखना है कि मौखिक जानकारी के लिए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जिनकी नियुक्ति कौन करते हैं, कौन करते हैं। ऑनलाइन में कोई बच्चे जो जिनको भी अगर पता हो तो मुझे बता देंगे, भारत के जो है सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करते हैं ये। ठीक, ऑनलाइन में किसी को भी पता हो तो मुझे बता देंगे, उसके बाद तो मैं आगे डिस्कस कर ही रहा हूं मैं ये। ठीक, तो अभी हाल ही में जो है, हाल ही में जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना, ठीक है, नियुक्ति किसको किसको किया गया है, ये ध्यान में रखना है। अभी जो है क्या है, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना। मगर इनके साथ साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इसकी नियुक्ति किसने किया। भारत के संविधान ने आखिर जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या जो अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है उस नियुक्ति करने का अधिकार किसको दिया है, नियुक्ति की शक्ति किसको दिया है ये। ठीक, ऑनलाइन में अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है, ठीक है, मगर हाँ आगे जो है हम इस प्रकार से बातों को, ये बहुत आसान बातें हैं ये। ठीक है, तो जस्टिस संजीव खन्ना इनकी नियुक्ति जो है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में वो कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो या फिर अन्य न्यायाधीश हो या फिर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं या फिर मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उन सबकी नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो स्वाभाविक है जब भारत के राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर रहे हैं तो त्याग पत्र भी वो भारत के राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है, कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं आपको वो, ठीक है, इस तरह से ये। उसके बाद फिर ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण ये बनता जो है कि ये जो जस्टिस संजीव खन्ना है ये जो है सर्वोच्च न्यायालय में कितने नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये प्रश्न बहुत, ऐसे प्रश्न बहुत कई बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखना है कि कितने नंबर के हैं, 91 नंबर के हैं। और ये जो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ उनका स्थान लिया जो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। उनकी रिटायरमेंट के बाद अभी जो है कौन बन गए, 91 नंबर में कौन बन गए, जस्टिस संजीव खन्ना, जिनकी नियुक्ति किसने किया, भारत के राष्ट्रपति ने। तो स्वाभाविक है भारत के राष्ट्रपति जब इनको नियुक्त कर रहे हैं आ जाने है ये, इनको शपथ और इनको साथ में जो है नियुक्ति, ये कौन, दोनों के दोनों कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। दोनों के दोनों कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर है यहां पर ये। तो ये बात दूसरी हो गई कि हाल ही में जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में जो है सर्वोच्च न्यायालय के 51 जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसका नियुक्ति हुआ है, जस्टिस संजीव खन्ना की नियुक्ति हुआ। तो स्वाभाविक है नियुक्ति के बाद उनको अपने कार्यों को संचालन से पहले, पद धारण करने से पहले उनको पद की शपथ दिलाया जाता है। तो पद की शपथ कौन दिलाते हैं इनको, भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं ये। ठीक, ये हो गया दूसरी घटनाक्रम हो गया ये। ठीक, उसके बाद मैं तीसरी घटनाक्रम तक आगे बढ़ जाता हूं। वो तीसरी घटनाक्रम की तरफ आगे बढ़ जाता हूं। वहां जो है जुड़ा हुआ है, वहां जुड़ा हुआ है, वहां जुड़ा हुआ है जलवायु परिवर्तन से, वहां जुड़ा हुआ है जलवायु परिवर्तन से। ये वहां जुड़ा हुआ है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन जैसे कि आप जानते हैं कि हाल में जो है जहां पर भी जाएंगे कुछ भी अगर अनहोनी हो रहा है तो सबका ठिकरा जो है वो जलवायु परिवर्तन पर ठोक देते हैं। कहीं पर बाढ़ आ गया, कहीं पर बारिश हो गया, कहीं पर सूखे पड़ गए, तो फिर ओले पड़ गए, या कोई भी घटनाक्रम बड़ा हो, जो भी भारत में जो है वर्षा ठीक से नहीं हो रहा है, फिर वर्षा कम हो गया, कहीं पर ज्यादा हो गया। ठीक है, फिर मानसून की प्रवृत्ति में बदलाव आ रहा है, कहीं पर चक्रवात आ गया। ठीक है, तो ये सब जो है, ये सबका जो ठिकरा जो है सब किस पर फोड़ देते हैं, जलवायु परिवर्तन पर। बेसिक संकल्पना में सिर्फ ये है कि पहले जलवायु कुछ और हुआ करता था मगर अब उस जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। इसी को क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन जो है बड़ी मात्रा में जो प्रभावित करता है पूरी तरह से पृथ्वी की जलवायु को। वो परिवर्तन का मतलब यही हुआ कि कुछ बदलाव हो रहे हैं, जलवायु में बदलाव हो रहा है तो तापमान में बदलाव होगा, दाब में बदलाव होगा, आर्द्रता की मात्रा में बदलाव होगा, वर्षा की मात्रा में बदलाव, ऐसे कई प्रकार के बदलाव। तो स्वाभाविक है ये सब किसके लिए, जीवन के लिए जो है संकट उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए जो है इस जलवायु परिवर्तन की जो जो घटना है, ठीक है, इसके प्रभाव को जो है या फिर दुष्प्रभाव को जो है कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर जो है एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ उसके बैनर तले।
संयुक्त राष्ट्र के संघ के बैनर तले जो है एक जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिनको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। इनको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन। ठीक, तो इसी कड़ी में, तो इसमें जो है इस सम्मेलन को कहा जाता है कोप। इस सम्मेलन को कहा जाता है कोप। कोप का मतलब ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो ये पक्षकारों का जो इससे संबद्ध लोग हैं उनका एक सम्मेलन होता है, ये उनसे एक सम्मेलन होता है। तो ये भी जो है ये कोप 19 का आयोजन किया जाना है। यहां जो है इस तरफ एक देश है अजरबैजान। एक देश है, कौन सा है? अजरबैजान है। और अजरबैजान का एक बड़ा, इनकी राजधानी ये है एक्चुअली में, वो क्या है, शहर एक क्या है, बाकू। क्या नाम है? बाकू। इस बात को ध्यान में रखना है। ये तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन का जो आयोजन 29 कोप 19 कोप 29 इनका जो आयोजन अभी जो है जस्ट ये भी नवंबर में ही किया जाना है, अभी हाल ही में चल भी रहा है ऑलरेडी ये। ठीक है, तो वहां क्या है, बाकू में आयोजन किया जाना है। वहां कहां पर? बाकू में आयोजन किया जाना है। मैंने 3 घटनाएं बता दिया इनमें से। ठीक, मैंने 3 घटनाएं बता दिया। ठीक, इसके बाद फिर जो है बाकी और जो घटनाएं हैं उनके बारे में हम आगे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो 3 घटनाएं मैंने क्या क्या बता दिया, इनको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं जिससे याद हो जाए आपको। पहले बताया मैंने प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बारे में। प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है, प्रवासी भारतीय दिवस कब का है? 9 जनवरी को है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस दिन से किस तिथि किस वर्ष किया जाता है? 2003 से किया जाता है। अभी 18वां जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो अगला वर्ष आयोजित किया जाना है, वह कहां पर आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर में किया जाएगा, उड़ीसा के। उसके बाद फिर जो है 17वां जो है लास्ट, इसके पहले जो है हुआ था, वो कहां पर हुआ था? इंदौर में हुआ था। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट मैंने इसमें बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई हाल ही में। ये नियुक्ति किसका हुआ है? जस्टिस संजीव खन्ना का। कितने नंबर का? 51वें नंबर का। ठीक, किसने नियुक्त किया इनको? भारत के राष्ट्रपति ने नियुक्त किया। ठीक, इसको शपथ किसने दिलाया? भारत के राष्ट्रपति ने शपथ दिलाया। ये ध्यान में रखना है ये। उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट क्या है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिनको किस नाम से जाना जाता है? कोप के नाम से जाना जाता है। तो अभी जो है कोप 29 का आयोजन किया जा रहा है। कोप 29 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? अजरबैजान एक देश है, उसके एक शहर है जिनका नाम क्या है? बाकू। जिनका नाम क्या है? बाकू। यहां पर आयोजित किया जाना है। ठीक, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित विषय पर। ठीक, यहां से मिले रहूं भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था। आप प्रॉपर इस तरह से नोट्स बनाते चले जाएंगे। तो यहां क्या है? भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था। भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था। क्योंकि आज हमारा ये पहली क्लास है, तो इस पहली क्लास में जो है हमें मुख्य रूप से ये समझना है, एक्चुअल में ये समझना है कि भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था में हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, या फिर इसमें जो प्रश्न जो है पूछे जाते हैं वो किस तरह से होते हैं ये, या फिर ये तो स्वाभाविक ही बड़ा वृहद सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, मगर उसमें हमें किन किन टॉपिक्स को ध्यान में रखना है जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं हमारे, जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये ठीक, संभावना क्या बनती है उस पर ये। ठीक, तो ये मुख्य रूप से मैं डिस्कस करूंगा ये। ठीक, तो 2 बातें हैं इसमें 2 सेगमेंट है, 2 बातें हैं। एक पहला क्या है? पहला क्या है? भारत का संविधान। पहला क्या है? भारत का संविधान है। और दूसरा क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था। दूसरा क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक, राज्य व्यवस्था के संबंध में बहुत सामान्य भाषा में समझे कि भारत की जो राजनीतिक प्रणाली है, भारत की राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार की है, उनकी बातें कह रहे हैं ये। उस पर डिस्कस करेंगे आगे हम लोग। ठीक है, पहली जो बातें क्या है? हमारा भारत का जो
संविधान है ये। ठीक, भारत के संविधान के बारे में आप स्वाभाविक रूप से जो है, स्वाभाविक रूप से क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं तो आप 6वीं क्लास से निश्चित रूप से पढ़ते आए हैं भारत के संविधान के बारे में किसी न किसी रूप में ये। ठीक, थोड़ी बहुत तो आप जानते ही हैं। ठीक, राइट। ठीक, बस हमें थोड़ा सा उनको अब स्पेशलाइज करना है। स्पेशलाइज इसी वजह से करना है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर एग्जाम को जो है क्लियर करना चाहते हैं वो। ठीक है, हम एक परीक्षा को क्लियर करना चाहते हैं, एक परीक्षा हम पास करना चाहते हैं ये। ठीक, अपने फॉर्म भर रखे हैं, अपने फॉर्म भर रखे हैं, इसका मतलब ये है आप निश्चित रूप से चाहते हैं कि आप सफल हो। आप निश्चित रूप से चाहते हैं कि आप सफल हो। और आपकी सफलता के लिए, उस एग्जाम की सफलता के लिए 3 तरीके हो सकते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से, सरल रूप से। ये 3 तरीके ये हो सकता है कि यदि आपने अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दिया है तो स्वाभाविक है उसके लिए पूरी तरह से आप डेडिकेट हो जाइए, उसके प्रति जो है पूरी तरह से डेडिकेट हो जाइए, पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि चूंकि आपने अब फॉर्म भर रखा है तो आप स्वाभाविक रूप से क्या है, दिमाग का प्रयोग करेंगे और पढ़ना लिखना शुरू कर देंगे। ठीक, दूसरी बातें ये हो गया। ठीक, ज्ञान अर्जित करना शुरू कर देंगे। तीसरी बातें जो है, क्योंकि अब आपने फॉर्म भर रखा है तो स्वाभाविक है अब आपको उसके लिए क्या है, काम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, आपको काम करना पड़ेगा। मतलब 3 बातें हो गया, 3 काम कर रहे हैं। या तो आप जो है पूरी तरह से सरेंडर होकर के, पूरी पूरी तरह से डेडिकेट होकर के पढ़ाई करना शुरू कर दिए, या फिर आपने जो है उसमें बहुत तार्किक रूप से सोच करके अपनी पढ़ाई शुरू कर दिया, या फिर आप बस पढ़ना शुरू कर दिए। आपने पढ़ना शुरू कर दिए, एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दिए। ओवरऑल में जो है आपको पढ़ना ही है, ओवरऑल में आपको पढ़ना ही है। ठीक, इस तरह से तो पढ़ना क्या है, हमें भारत का संविधान पढ़ना है। जैसे बताया मैंने, जो पुलिस जो विषय है जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, वहां पुलिस जो विषय है वो किसका विषय है भारत के संविधान में? तो वहां जो पुलिस है, पुलिस जो है किसका विषय है? ये एक राज्य सूची का विषय है। सबसे पहले तो आपको यही जानना है, ये सबसे पहले तो आपको यही जानना है, ये क्या है, राज्य सूची का विषय है। बता चुका हूं पहले मैं ये। ठीक, अब उसके बाद फिर हम जो है भारत के संविधान में, ठीक है, हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है हम ये जानते हैं आज, मोटी मोटी बातों को। ठीक है, हमें आज मैं मुख्यतः इनमें क्या है, जो मोटी मोटी बातें हैं भारत के संविधान में, ठीक है, हमें उस बात को समझ लेना है और दिमाग को बिल्कुल फ्रेम कर लेना है। हमें ये दिमाग को बिल्कुल फ्रेम कर लेना है कि एग्जैक्टली जो है संविधान में है क्या, जहां से हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमें कोई संविधानविद तो नहीं बनना है, ना तो हमें कोई जो है न्यायाधीश करना बनना है, ना तो कोई वकील बनना है। हमें तो बहुत समान है, उससे छोटा सा, तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ के लिए, आपकी लाइफ के लिए, वहां क्या है, पुलिस। ठीक, तो उसमें जो है ये भारत के संविधान और राजवंश प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, हमें उनको देखना है ये। ठीक, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं अब यहां से ये। ठीक, ठीक, यहां से प्रॉपर आप नोट्स बनाते चले जाएंगे, ये यहां से प्रॉपर आप नोट्स बनाते चले जाएंगे। ठीक, तो क्या है, भारत का संविधान, भारत का संविधान। ठीक, पहले तो जो है हम सीधे तौर पर उस टॉपिक को सीधे याद कर रहे हैं जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है, जब भी हम संविधान की बात करेंगे तो सबसे पहली जो बातें आती है इनमें, ये जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वहां है भारत के संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। वहां क्या है, भारत के संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है कुछ और नहीं है, मतलब मैं किनकी बात कर रहा हूं, मैं संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब यह है कि भारत का संविधान क्या रहा है। ये संविधान बनाने से पहले जो है भारत में किस कानून के माध्यम से भारत में शासन किया जाता था, वो क्या है, भारत का इतिहास है। हर एक व्यक्ति का अपना इतिहास होता है। इतिहास का मतलब क्या है, पुराने जो बीत गए हैं वही क्या है, इतिहास है। पुराना जो बीत गया वही क्या है, इतिहास है। तो स्वाभाविक है भारत के संविधान का अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, या फिर हम क्या बात कर रहे हैं, इतिहास की जब बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है हमें जो है भारत में उस समय से तब जब कब तब जब से जो है भारत में कानून का शासन प्रारंभ हुआ, जब से जो है कानून के माध्यम से भारत में शासन करना शुरू हुआ, उस समय से लेकर के जब तक हमने भारत का संविधान का निर्माण नहीं कर दिया गया और उनको लागू हमने नहीं कर दिया, उस समय तक उस समय तक उस समय तक भारत में जो है शासन व्यवस्था का संचालन किस तरह से
किया। वहां क्या है, संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हिस्सा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें जो है इसमें उस 1773 से लेकर के जो है 1773 से लेकर के जो है 1947, और 1947 ही क्यों, 26 नवंबर 1949 से पहले, क्योंकि आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमने भारत के संविधान को आंशिक रूप से लागू किया था। ठीक है, संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और साथ में हम ये भी जानते हैं कि संविधान को जो है पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया है, 26 जनवरी 1950 को। ठीक, और संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया, 26 नवंबर 1949 को। और इसके पहले जो है, इसके पहले जब तक संविधान को लागू, संविधान का निर्माण नहीं किया गया था, भारत के संविधान का निर्माण नहीं किया गया था, उससे पहले जो है भारत में जो है शासन व्यवस्था का संचालन जो है, शासन व्यवस्था संचालन जो है 1773 से लेकर के जो है कब तक, 1947 तक। इसमें कई अलग अलग जो है अधिनियम, कई अलग अलग अधिनियम या फिर सामान्य भाषा में कानून, इनके माध्यम से जो है, इनके माध्यम से जो है भारत में शासन व्यवस्था संचालन किए जाते थे। ये ठीक प्रश्न इसीलिए हमसे पूछे जाते हैं ये, क्योंकि ये संविधान के निर्माण से पहले का है ये, तो स्वाभाविक इसमें जो है कई अलग अलग अधिनियम है, जहां से कुछ मोटी मोटी बातों को हमें याद करना है। ये जब मैं क्लास में उस टॉपिक पर जाऊंगा, ठीक है, और ये पहला टॉपिक है, तो हम कुछ दिनों में ही जस्ट ये पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो पहला टॉपिक क्या है इसमें जो आपको समझना है, वहां क्या है, भारत के संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आप सभी जो है मुझे रिप्लाई करते चले जाएंगे, जिससे मुझे भी समझ में आएगा कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, मुझे रिप्लाई करते चले जाइए। विपिन है, भारती है, और बाकी सभी लोग, ये ठीक प्रवीण है, और बाकी सभी लोग जो है, ठीक है, मुझे अप्लाई करते चले जाइए कि मेरे बातें जो है आपको समझ में आ रहा है, या फिर क्लास जो है उसमें जो उसमें और किसी प्रकार से तब्दीली करना है ये। ठीक, तो मुख्य बातें क्या समझना है संविधान में, सबसे पहले आपको जो है भारत के संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक, संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब मैं बता चुका हूं मैं, हम संविधान का इतिहास की बात कर रहे हैं, और संविधान के इतिहास को जानना है तो कब से कब तक, 1773 से लेकर के 1947 तक। इन्हीं में अलग अलग अधिनियम, इन्हीं में अलग अलग अधिनियम का निर्माण किया गया। तो इसमें प्रश्न पूछेंगे कैसे कि भारत के संविधान, भारत में कंपनी, अब जानते हैं आप भारत में शासन लंबे समय तक किसने किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। ये तो आप जानते ही हैं, भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि भारत पर शासन लंबे समय तक किसने किया, तो ब्रिटेन के एक कंपनी, नाम क्या है उसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद फिर लंबे समय तक फिर शासन किसने किया, वही स्पष्ट बता देंगे, ब्रिटेन का सम्राट, उसने शासन किया। लगभग 100 साल तक ब्रिटिश कंपनी ने शासन किया। विद्रोह हो गया, 57 की क्रांति हो गया, उसके बाद फिर शासन किसका हुआ, क्राउन का शासन, ब्रिटिश सम्राट का शासन 1858 से ये। ठीक, कब तक, 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक। ठीक, तो स्वाभाविक है इसी क्रम में वो अधिनियम पारित किए गए। तो स्वाभाविक से प्रश्न कैसे पूछेंगे कि ब्रिटिश कंपनी ने भारत में शासन करने के लिए, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा भारत में जो शासन किया जाता था उसको नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने, ब्रिटेन की संसद ने कौन सा अधिनियम बनाया। ठीक, प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। ये सब मैं याद करवाने वाला हूं आप लोगों को धीरे धीरे करके, ये समझ में आ रहा है। ये इस तरह से, ये कब जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है, किस अधिनियम के माध्यम से, किस कानून के माध्यम से भारत में वायसराय की पद की नियुक्ति किया गया, वायसराय की नियुक्ति किया गया। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, ये प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं ये। ठीक, इस तरह से ये। ठीक, ये पहला टॉपिक हो गया। उसके बाद फिर मैं दूसरे टॉपिक पर आगे बढ़ रहा हूं। दूसरे टॉपिक जो आपको पढ़ना है, वहां जो पढ़ना है, दूसरे टॉपिक क्या है, दूसरी टॉपिक क्या है, इनमें संविधान का निर्माण। किस संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान का निर्माण। क्या होते हैं, संविधान का निर्माण। ठीक है, ऑनलाइन बच्चे जो है उनमें से कोई भी मुझे रिप्लाई कर दे कि हमारे देश का संविधान का नाम क्या है, हमारे देश का संविधान का नाम क्या है, ये मुझे स्पष्ट रूप से लिखकर भेजेंगे। क्या हमारे देश का संविधान का नाम भारतीय संविधान है, क्या हमारे देश का नाम जो है हमारा संविधान है, क्या हमारा देश के संविधान का नाम जो है भारत का संविधान है, या फिर क्या हमारे संविधान का नाम
कोई और है। ठीक, ये मुझे ऑनलाइन में जो है कोई बच्चे जो संविधान के बारे में थोड़ी बहुत भी अगर जानकारी लगता है, ठीक है, तो हमें जो है तो मुझे वो बताए कि हमारे देश के संविधान का नाम क्या है। ठीक, बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न किसी ने मुझे जवाब दे दिया है, ठीक है, विपिन ने जवाब दिया भारत का संविधान। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भारत के संविधान के जो है अनुच्छेद 394 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 394 में जो है इस संविधान का संक्षिप्त नाम लिखा है, वह है भारत का संविधान। वह क्या है? भारत का संविधान। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। काफी लोगों ने जो है ठीक स्पष्ट ध्यान में रखना है। मनोज जी है और चंद्रिका है और विपिन है, भारती, सब ठीक 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 ठीक। तो अब क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं? अब संविधान के निर्माण की बात कर रहे हैं, भारत की संविधान का निर्माण। तो स्वाभाविक के भारत के संविधान के निर्माण के लिए जो है सबसे पहले किसी ने तो कोई बातें सोचे होंगे, भारत के लोगों ने सोचे होंगे। सबसे पहले जो है किसी के विचार भी हो सकता है ये, ठीक। तो स्वाभाविक है कोई अपनी बातें तो कुछ ना कुछ कहेंगे ना। जैसे कि आपको पुलिस बनना है तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो ये विचार आया होगा। अब हो सकता है ये विचार जो है किसी दोस्त यार के जो है कहने पर आपके अंदर में विचार में आ गया, या फिर कोई पड़ोसी को आपने देख करके जो है, या किसी पुलिस को देख करके आपके अंदर में विचार आया कि मुझे भी जो है सब इंस्पेक्टर बनना चाहिए, मुझे भी सब इंस्पेक्टर बनना चाहिए, ठीक। तो वैसे ही जो है भारत में जो है शासन करने के लिए जो संविधान बनाया जाना है, जो कानून बनाया जा रहा है, वो भारत के द्वारा ही, भारत के लोगों के द्वारा ही क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए कि विदेश हम पर आकर शासन करे और वो विदेश से कानून बनाकर लाए और हम पर शासन करने के लिए लागू करे, ठीक। तो बिल्कुल सही बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले किसने सोचा था? किसी ने सोचा रहा होगा कि बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले सोचा था जिनको आप जानते हैं, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, जिनको आप जो है भारत के राष्ट्रपिता कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले कहा था भारत के भाग्य के विधाता कौन होना चाहिए? स्वयं भारतीय होना चाहिए, ना कि ये ब्रिटिश लोग। इस तरह से ये ठीक है। मगर इसके बाद इसी कड़ी में लंबे समय तक हम संविधान की मांग करते रहे, मगर इस प्रक्रिया में कोई संविधान निर्माण के लिए कोई सभा परिषद का आयोजन गठन नहीं किया गया था। बहुत बाद 1946 में ये बात को ध्यान रखेंगे, कब की बात कर रहा हूं मैं? 1946 में जो है एक प्रस्ताव लाया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा, और उसके द्वारा फिर संविधान सभा का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया? संविधान सभा का आयोजन किया गया। किस लिए? भारत के संविधान के निर्माण के लिए। तो भारत के संविधान का निर्माण जो है किस प्रस्ताव के अंतर्गत लाया गया था? उस संस्था कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के अंतर्गत। मैं कब की बात कर रहा हूं? 1946 की बात कर रहा हूं। तो ये सब पर हम बहुत डिटेल से जाने वाले हैं, इन सब पर हम बहुत डिटेल से जाने वाले हैं, जहां से जिस लेवल तक प्रश्न पूछते हैं आपके एग्जाम में, ठीक। उसके बाद इसी कड़ी में आप जानते हैं कि भारत के संविधान जो है, हमने फिर उसमें संविधान सभा जो है लंबे समय तक, आप जानते हैं कि 2 वर्ष 11 महीने और 13 दिन तक लंबी चौड़ी बहस किया। विश्व के कई देशों के संविधान को हमने अध्ययन किया। विश्व के कई देशों के संविधान को संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उन सब ने अध्ययन किया, उसकी कुछ अच्छी अच्छी बातों को निकाल करके और हम अपने अनुरूप जो है बदलाव करके संविधान का हिस्सा बना दिए। तो स्वाभाविक कुछ बातें हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए, कुछ बातें हमने अमेरिकन संविधान से लिए, कुछ बातें हमने आयरलैंड के संविधान से लिए, कुछ बातें हमने जापान से, कुछ बातें दक्षिण अफ्रीका से, कुछ बातें ऑस्ट्रेलिया से, कुछ बातें कनाडा से, कुछ जापान से, कुछ फ्रांस से। इन सब से हमने लिए मतलब क्या लिए? ठीक, जैसे कि भारत में संसदीय परंपरा हो, भारत में क्या है? संसदीय परंपरा हो, भारत में एकल नागरिकता हो, भारत में जो है विधि का शासन हो। ये सब हमने कहां से लिए? ब्रिटेन से लिए है। भारत में मौलिक अधिकार, भारत के लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए, भारत के लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ये हमने कहां से लिए? अमेरिका से लिए। तो ये क्या हुई है? संविधान के स्रोत। ये क्या हुआ? संविधान के स्रोत। ठीक, प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं तो हमें उसको भी याद करना है। ये इनके बाद जो है सब संविधान बनाने के लिए जो सभा का आयोजन कर दिया गया, संविधान सभा का आयोजन कर दिया गया, तब उसमें जो है समस्या ये उत्पन्न हुआ कि अब एक साथ जो है 389 मेंबर तो बैठ करके संविधान निर्माण नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या किया गया? संविधान सभा ठीक प्रकार से कार्य को संचालित कर ले, इसके लिए छोटी छोटी समिति का गठन कर दिया गया। कुछ मुख्य समिति बना दिया गया और कुछ जो है छोटी अन्य समिति बनाया गया। प्रश्न यही पूछते हैं ये मौलिक अधिकार से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
प्रश्न ऐसे पूछते हैं ये, हमें इन बातों को ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है ये? अगर सबकी बातों सबको सबको जो है मेरी बातें समझ में आ रहे हैं तो मुझे जो है मुझे रिप्लाई करेंगे, ठीक है, मुझे जो है रिप्लाई करेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो समझ में आ गया? तो यहां पर हम क्या करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे और संविधान निर्माण करने के बाद संविधान जो है प्रभावी प्रभावी होने मतलब क्या है, संविधान को हमने लागू किया। संविधान की इसको थोड़ा सरल भाषा में लिख देता हूं मैं, संविधान को हमने लागू किया। लागू करने मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा आंशिक रूप से लागू किया। और थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूं संविधान को आंशिक रूप से हम कब लागू किए हैं, 26 नवंबर 1949 को। और संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किए हैं, 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जबकि 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, संविधान दिवस। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। ठीक, इस तरह से है। ठीक, तो ये प्रक्रिया क्या हो गया, संविधान निर्माण से संबंधित हो गया ये। ठीक, 2 टॉपिक हो गया। ठीक, जो जहां प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद तीसरी टॉपिक के पर जा रहा हूं मैं ये। ठीक है, उसके बाद मैं तीसरे टॉपिक पर जा रहा हूं। तीसरे टॉपिक जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम सीधे तौर पर जो है यहां से क्या जा रहा है, भारत के संविधान के भाग 1 में जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके पहले थोड़ी सी परिचय की बात कर दें कि भारत के संविधान में, ठीक, तो वो संविधान के निर्माण के अंतर्गत आ जाएगा। परिचय मतलब क्या हुआ कि संविधान में जो है कितने भाग है। ठीक है, संविधान में कितने भाग है तो जानते हैं, इसमें 22 भाग है। तो 22 भाग को हम रट्टे मान लेंगे। 22 भाग के जो जो भाग 1 में क्या है, उसके विषय क्या है, इनको हम रट्टे मान लेंगे। क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाग 1 में, जैसे कि इसमें समझने के लिए भाग 1 में, तो भाग 1 में क्या है, संघ है और उसका राज्य क्षेत्र है। तो भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व है। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। प्रश्न डायरेक्टली पूछ देंगे या तो उनको जो है थोड़ा सा मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे करके निम्नलिखित को भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग, कौन सा विषय, कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है और कौन सा सुमिलित है। प्रश्न यही पूछ देगा भारत के संविधान के भाग 3 में क्या है, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, नंबर डी। ठीक, तो हमें जो है थोड़ी सी क्या है, इन बातों को भी याद में रखना है। इनके साथ साथ ये भी जानते हैं कि संविधान में 22 भाग के साथ साथ जो है वर्तमान में इसमें जो है 12 अनुसूचियां हैं। इनमें क्या है, अनुसूचियां। मैं ये सब बताने वाला हूं कि भाग क्या होता है, अनुसूचियां क्या होती है, ये सब बताने वाला हूं। अनुसूचियां, तो यहां पर क्या है, 12 अनुसूचियां है। मगर ये 12 अनुसूची अभी है, मूल संविधान में 12 अनुसूची नहीं थे। मूल संविधान में 12 अनुसूची नहीं थी। तो मूल संविधान की बात करो तो मूल संविधान में जो है 8 अनुसूची थे। तो 12 अनुसूची में, तो पहली अनुसूची में किस बात का जिक्र किया गया है, दूसरी अनुसूची में किस बात का जिक्र किया गया है, तीसरी अनुसूची में किस बात का जिक्र किया गया है, यही प्रश्न होते हैं। प्रश्न यही होते हैं। ये समझ में आ रहा है ये? तो हमें क्या याद करना है, संविधान के भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, इस तरह की बातें। ठीक है, मैं क्लास में ही याद करवाऊंगा उनका। उसके बाद फिर क्या बताया मैंने, संविधान में अनुसूचियां, तो कितने संविधान में अनुसूचियां है वर्तमान में, 12 अनुसूचियां है। कितने अनुसूची है, 12 अनुसूची है। मूल संविधान में कितने अनुसूची थे, 8 अनुसूची थे। उसके बाद में स्वाभाविक है इसमें नए अनुसूची कितने जोड़े गए हैं, 4 अनुसूची जोड़े गए हैं। समझ में आ रहा है ये? ठीक, इस तरह से ये, तो ये क्या हो गया, अनुसूचियां। इसके बाद इसी में होता है अनुच्छेद। इसमें क्या होता है, अनुच्छेद। इसमें क्या है, अनुच्छेद। तो मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में कितने, 395 अनुच्छेद थे। हालांकि अभी वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या जो है बढ़ गई है, अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है। क्योंकि अब हमें कोई संविधान भी तो बनना नहीं है, तो हमें पूरी संविधान के अनुच्छेद को याद करने की आवश्यकता नहीं है। मगर कुछ जो है ये, कुछ जो है 10-15 जो है कुछ मुख्य अनुच्छेद है जहां से प्रश्न पूछने की संभावना बनती है, हमें उनको याद कर लेना है। मैं क्लास में ही याद करवा दूंगा उनको धीरे धीरे करके। ये ठीक समझ में आ रहा है ये? तो अब हम क्या है, तो संविधान का पहला जो हिस्सा हम जो सब उसमें क्या है, संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा क्या है, संविधान का निर्माण। अब तीसरी बातें क्या है, तीसरी जो बात में आगे जो बढ़ रहा हूं वह है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र,
किसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं? ये जो है संविधान का जो है भाग 1 है। ये क्या है? संविधान का भाग 1 है। तो किसकी बात कर रहा हूं मैं? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? भारत का राजनीतिक क्षेत्र क्या है? ठीक है, आप जानते हैं कि भारत क्या है? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। हमने जो है हमने भारत की स्थापना किया है। हमने भारत में क्या है? एक संघीय भारत की स्थापना किया है। हमने भारत बनाया है। भारत बना करके हमने जो है यहाँ की शासन व्यवस्था को ठीक प्रकार से संचालित करने के लिए हमने क्या बना दिया है? अलग अलग राज्य बना दिए हैं। तो भारत तो कभी विकसित नहीं होता, मगर विकसित कौन होते रहते हैं? राज्य विकसित होते रहते हैं ना। जैसे कि इसके पहले जो है 29 राज्य थे और अभी वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य है। 9 केंद्र शासित प्रदेश थे और अभी कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये तो आप अच्छे से जानते हैं। तो वर्तमान में क्या है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। किसके अंतर्गत? किसके राज्य क्षेत्र के अंदर? भारत के राज्य क्षेत्र में। किसके राज्य क्षेत्र में? भारत के राज्य क्षेत्र में। तो यही जो है ये सब बातें। तो भारत के संविधान के भाग 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य के बारे में प्रावधान है। ये संघ और उसके राज्य के बारे में। तो संघ मतलब कौन सा संघ? भारत, दैट्स इंडिया। संघ मतलब कौन सा संघ? भारत, दैट्स इंडिया। ठीक, भारत अर्थात इंडिया। इसके बारे में उस संघ की बात कर रहे हैं। तो उसके राज्य और राज्य क्षेत्र। तो इसमें बातें क्या है कि भारत क्या है, भारत की राजनीतिक प्रणाली क्या है? प्रश्न यही पूछते हैं। ये भारत क्या है? संघीय भारत है कि एकात्मक भारत है? ये ठीक है। तो यहां पर भारत के जो राज्य क्षेत्र है उसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं? क्या उसमें संघ का राज्य क्षेत्र है, उसमें राज्यों का राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र है? ये बातें है। ये या किसी अन्य क्षेत्र को भी हम कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर इसी में जो है इसी में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में जो है नए राज्यों का गठन किस प्रकार से किया जाएगा। अब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो है स्थापना नहीं हुआ है। एग्जैक्टली आपको जानना है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य क्या हुआ? गठन हुआ है 1 नवंबर 2000 को। संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से को अलग करके हमने क्या बनाया? छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। और इसके लिए जो है इसमें हमने मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया। इसीलिए भारत की संसद में एक कानून पारित किया गया, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, जहां से जो अविभाजित मध्य प्रदेश था उस अविभाजित मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश विभाजित प्लस छत्तीसगढ़, 2 राज्य 1 नवंबर 2000 से। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किया गया है कि गठन किया गया है? स्पष्ट रूप से कह देना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो है यहां पर गठन किया गया है, ना कि स्थापना। और वो भी किसमें? संविधान के किससे? संविधान के अनुच्छेद 3 के माध्यम से। ठीक, ये सब बातें जो है हमें कहां पर मिलेंगे? इसी तीसरे खंड की बात कर रहा हूं जो भारत के संविधान के इसमें भाग 1 में है। भारत के संविधान किसमें? भाग 1 में है। उसके बाद में चौथे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ जा रहा हूं मैं। उसके बाद चौथे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ जा रहा हूं। जो आपको पढ़ना है वहां है नागरिकता। वहां क्या है? नागरिकता। वहां क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप कहते हैं इनमें से। देखो मैं बिल्कुल क्रम में आगे बढ़ते चले जा रहा हूं। मैं बिल्कुल क्रम में आगे बढ़ते जा रहा हूं। देखो इसको ऐसा समझेंगे तो बहुत आसान होता है। ये कल जो है क्रांति सर भी ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं अभी, और साथ में इस तरफ जो है वर्मा सर भी ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। ज्योग्राफी मतलब क्या? आप भूमि के बारे में बात करते हैं ना। आप किसकी बात करते हैं? ज्योग्राफी मतलब भूगोल का मतलब क्या? भू और गोल। पृथ्वी गोल है और उसके चारों तरफ के रहने वाले जो लोग हैं वो सब क्या है? उसकी भूमि में रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? तो वही भूमि में, तो भूमि की बात कर रहे हैं। अब भूमि बस बात करने से होता नहीं है ना। भूमि जब तक महत्व कब तक महत्व नहीं है उस भूमि का, जब तक वहां पर कोई निवासी ना हो। तो यहां पर हमने क्या किया? इस भाग 1 में क्या किया हमने? यहाँ पर भूमि की तो बात किया कि भारत का जो है जो राजनीतिक जो क्षेत्र है हमारा 32,84,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। ये भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र की बात कर दी है। ठीक, यही है। तो भारत की भूमि हो गया। और उसके बाद फिर यहां पर हम किसकी बात कर रहा हूं? भाग 2 में है। ये किसमें है? भाग 2 में। ये किसमें है? भाग 2 में। तो भाग 2 में क्या है? किसमें? भाग 2। तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता। और भाग 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो ऐसे भी याद कर लेना है ये। तो भाग 2 में नागरिकता मतलब कौन? भारत के निवासी। भारत के निवासी। तो भारत के संविधान में जो है इनके बारे में प्रावधान है।
भारत के संविधान में इसके बारे में प्रावधान है। तो नागरिकता मतलब क्या हुआ, भारत के नागरिक कौन होंगे। आए दिन सुर्खियों में रहते हैं, और देखे होंगे आए दिन सुर्खियों में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं नागरिकता अधिनियम 2019 बार बार। ठीक है, तो स्वाभाविक है इसमें प्रावधान किस प्रकार के होंगे, जब भारत का संविधान लागू किया गया उस समय भारत के नागरिक कौन होंगे और कौन नहीं होंगे। तो क्या आप जानते हैं ये बातें जो है क्या है, जब भारत का विभाजन किया गया तो भारत के विभाजन से क्या हुआ, पाकिस्तान और भारत बने। ठीक है, तो स्वाभाविक है कुछ बड़ी मात्रा में भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भी कुछ लोग क्या है भारत आए। ठीक, इसके संदर्भ में ये तो क्या है, तो नागरिकता का मतलब क्या हुआ कि भारत के नागरिक कौन होंगे। क्या भारत में भारत के नागरिक और साथ में क्या राज्यों की भी कोई नागरिकता हो सकता है। क्या भारत में भारत की नागरिकता के साथ साथ क्या राज्यों की भी कोई नागरिकता हो सकता है। भारत के संविधान में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। जैसे ब्रिटेन में जो है एकल नागरिकता है, वैसे ही भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। हम छत्तीसगढ़ राज्य के कोई नागरिक नहीं है, हम कोई मध्य प्रदेश राज्य के नागरिक नहीं है। हम जो है केवल और केवल भारत के नागरिक है। हम केवल और केवल क्या है, भारत के नागरिक है। ठीक, तो ये सब बातें ठीक है। इनके साथ मतलब क्या हुआ कि संविधान के प्रारंभ पर संविधान भारत के नागरिक कौन होंगे, संविधान के प्रारंभ के बाद आज किसी बच्चे का अगर जन्म हो रहा है तो संविधान तो हमने 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया। ठीक, आज अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो क्या उनको संविधान के किसी अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद, ये तो होंगे ना कि संविधान के प्रारंभ के बाद हम किसी बच्चे को नागरिकता का अधिकार दे रहे हो, इस तरह से ये तो वो सब बातें जो है हम यहां समझना है ये। ठीक, ये हो गया चौथी बात है ये। ठीक, ये प्रश्न अब प्रश्न पूछेंगे इसमें, तो भारत के प्रश्न पूछेंगे भारत में किस प्रकार की नागरिकता है। नंबर ए एकल नागरिकता, नंबर दो दोहरी नागरिकता, नंबर सी ठीक है एकल और दोहरी दोनों नागरिकता, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो बहुत स्पष्ट रूप से बता देना है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता है। इस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता है। और उस एकल नागरिकता के प्रावधान हम इनका जो है प्रेरणा हमने कहां से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वहां पर जो है अभी नागरिकता किस प्रकार की है, वहां नागरिकता किस प्रकार की, दोहरी नागरिकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की भी नागरिकता होती है और इनके साथ साथ वहां पर जो है जो प्रोविंस है उनके 50 प्रोविंस है वहां से भी नागरिकता होती है ये। ठीक, अब उसके बाद मैं आगे चलता हूं इसमें अगला जो टॉपिक इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके एग्जाम के लिए, वहां है मूल अधिकार। वहां है मूल अधिकार, क्योंकि आप जो है पुलिस सेवा में रह करके जो है लोगों के मौलिक अधिकारों का ही रक्षा करने वाले हैं। आप जो है पुलिस सेवा में रह करके जो लोगों के मौलिक अधिकार को ही रक्षा करने वाले हैं। ठीक, स्वाभाविक है। तो आप स्वाभाविक अपने अधिकारों के लिए तो सजग होंगे ही होंगे, दूसरे के अधिकार जो है उनका किसी प्रकार से उल्लंघन ना हो, वायलेशन ना हो। आप सेवाओं में रह करके एग्जैक्टली यही काम करने वाले हैं, एग्जैक्टली यही काम करने वाले हैं। तो यहां पर क्या है, मूल अधिकार, कभी कभी इनको जो है मौलिक अधिकार, इनको जो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जैसे बताया था मैंने जो है थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि संविधान का जो हम निर्माण कर रहे थे उस समय जो है भारत के संविधान में मूल अधिकार हो या ना हो। जैसी मूल अधिकार, मूल बातें जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में है। क्या भारत के संविधान में भी इस प्रकार के मौलिक अधिकार होना चाहिए भारत के लोगों के लिए, जिससे उस भारत के लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके। भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है, किसमें, भाग 3 में है ये। किसमें है, भाग 3 में है। तो भाग 3 में क्या है ये भी आपको समझ में आ जाएगा, अभी अभी जो है ये क्या है याद हो गया। वो क्या है, संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है, जिसकी प्रेरणा हमने कहां से लिए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं।
कहां से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं, उनकी संवैधानिक प्रणाली से लिए हैं। तो मूल संविधान में अब यहीं से दो बातें निकल के आ जाती है। मूल अधिकार क्या होता है मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, कितने प्रकार के मूल अधिकार क्या है, उनकी विशेषताएं क्या होती है, उनके हाना न होने पर भी हम क्या करेंगे, ये सब बातें हम क्लास में डिस्कस करेंगे ही करेंगे आगे की क्लास में ये, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो थोड़ी सी समझना है कि मूल संविधान में और मूल संविधान कहने का मतलब यह है, मैं कब की बात कर रहा हूं, 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया उस संविधान की बात कर रहा हूं। और मैं वह मूल संविधान के बाद मतलब वर्तमान में, इसमें वर्तमान में मूल संविधान में जो है हमारे पास में 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे, जबकि वर्तमान में जो है मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे पास में? 6 मौलिक अधिकार है। इसका मतलब एक मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया होगा। प्रश्न पूछेंगे किस वर्ष किस संविधान संशोधन के माध्यम से एक मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? प्रश्न पूछेंगे कि निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 से हटा दिया गया? प्रश्न ये पूछेंगे आपसे, ये प्रश्न ये भी पूछेंगे कि अब वर्तमान में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन कौन से जो है मौलिक अधिकार शेष रह गए हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार शेष रह गए हैं। तो स्पष्ट रूप से आपको दिमाग में आना चाहिए कि संपत्ति का जो अधिकार पहले हुआ करता था, यहां पर जो है एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। कौन सा अधिकार की बात कर रहा हूं मैं? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का मौलिक अधिकार हुआ करता था, उनको समाप्त कर दिया गया 44वें जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से। कब की बात कर रहा हूं मैं? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपत्ति का जो अधिकार, जो मूल अधिकार के रूप में हुआ करता था, उनको यहां से हटा दिया गया। अब ये संपत्ति का अधिकार भारत में कोई मूल अधिकार नहीं है, ये कोई मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। अभी वर्तमान में हमारे पास में 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में जो है हमारे पास में 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार में इसको अब भी याद कर देते हैं, हम इसको अब भी याद कर लेंगे, ठीक है। पहला अधिकार क्या है? समानता का अधिकार। पहला अधिकार क्या है? समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। पांचवा अधिकार क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा अधिकार क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। छठवां अधिकार, 1 2 3 4, पांचवा अधिकार क्या है? संस्कृति, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठवां जो अधिकार है वह क्या है? संवैधानिक, वह क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक। तो इस प्रकार से क्या हुआ? 6 अधिकार। इस प्रकार से क्या हो गया? 6 अधिकार। तो हमने भारत के संविधान में क्या है? मूल अधिकार की। मेरी बातें जो है ये समझ में आ रहा है तो मुझे आप रिप्लाई करेंगे, मुझे आप बातें रिप्लाई करेंगे, ये ठीक। भारती है और बाकी सभी लोग, मनोज है, प्रकाश है, सभी लोग मुझे रिप्लाई करेंगे। क्या बातें कह रहा हूं मैं? मूल अधिकार। तो संविधान में कौन सा मूल अधिकार जिनको हटा दिया गया है? वहां क्या है? संपत्ति का अधिकार। मुझे रिप्लाई करेंगे किस संविधान संशोधन अधिनियम से संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान से हटाया गया? किस संविधान संशोधन से जो है संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान से हटाया गया, ठीक। उसके बाद फिर दूसरी जो बातें लिखी है, वर्तमान में मूल संविधान में कितने अधिकार, कितने मौलिक अधिकार शेष रह गए हैं? 6 मौलिक अधिकार शेष रह गए हैं। उसके बाद फिर मैंने क्या बताया कि 6 जो मौलिक अधिकार है, वो 6 जो मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से मौलिक अधिकार है? 6 जो मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से मौलिक अधिकार है? तो वो मौलिक अधिकार कौन कौन से है? वो मौलिक अधिकार कौन कौन से है? तो नंबर 1 क्या है? समानता का अधिकार है। नंबर 1 क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब क्या हुआ कि कानून के समक्ष सब क्या होंगे? समान होंगे और कानून को सबको समान संरक्षण मिलेगा, ठीक। कानून के समान क्या है? सब समान है, कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, ठीक है। तो चाहे महिला हो चाहे वहां पुरुष हो, वह किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी मूल वंश का क्यों ना हो, वहां सब क्या है? समान है। दूसरी बात है क्या है? स्वतंत्रता। ये जो है किसी व्यक्ति के विकास के लिए, किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे जो है बुनियादी जो आवश्यकता क्या होती है? वह है स्वतंत्रता का, लिबर्टी का,
ठीक है, स्वाभाविक है, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र रहना चाहता है। घर का बच्चा बच्चा भी क्या है, स्वतंत्र रहना चाहते हैं कि उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो, किसी का कोई अंकुश ना हो। और व्यक्ति यदि स्वतंत्र है, व्यक्ति अगर मान लो स्वतंत्र है, उनकी लिबर्टी अगर है, तो स्वाभाविक उससे क्या है, उनका सर्वांगीण विकास होता है। इसीलिए विश्व स्तर पर सबसे अधिक मात्रा में जो है प्रोत्साहन दिया जाता है उन देशों में जहां पर लोकतंत्र है, जहां पर क्या है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, लोगों की आजादी, लोगों की आजादी। भारत में लोग क्या है, स्वतंत्र है, आजाद है ये। और ये जो है अधिकार, भारत को आजादी का अधिकार, भारत के लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार किसने दिया, भारत के संविधान ने दिया है। ये किसी राज्य के द्वारा, किसी सरकार के द्वारा नहीं दिया गया, ये सब किसके द्वारा दिया गया है, भारत के संविधान के द्वारा दिया गया है। तो ये क्या है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, वाक आप बोल सकते हैं, या फिर उससे पहले विचार करने की स्वतंत्रता, आप विचार कर सकते हैं कि आपको परीक्षा का तैयारी के किस प्रकार से किए जाने हैं, इस पर आप विचार कर सकते हैं। अपने दोस्त यार से जो है उन विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप जहां पर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उस पर विश्वास है कि नहीं है, विश्वास की स्वतंत्रता, विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, विश्वास की स्वतंत्रता। समझ में आ रही है इस प्रकार की बातें। धर्म, विश्वास, धर्म, धर्म की स्वतंत्रता, जिस धर्म को आत्मसात करना चाहे उनकी स्वतंत्रता, ठीक है, आस्था, उनकी उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। ऐसे और भी कई बातें हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उनके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता भारत के संविधान में इस प्रकार से। तो ये क्या है, तो स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता क्या है, एक मौलिक अधिकार के रूप में। तीसरे क्या है, तीसरी बात क्या है, शोषण के विरुद्ध, तीसरी बात क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई जो है भारत में जो है दूसरे व्यक्ति का शोषण ना कर सके, ना ही राज्य के द्वारा जो है, सरकार के द्वारा किसी प्रकार किसी व्यक्ति का शोषण हो। तो इस प्रकार से पहले क्या हुआ, समानता का अधिकार, दूसरा क्या हुआ, स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा क्या हुआ, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा क्या हुआ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, पांचवा क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठवा क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, छठवा क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार से भारत के संविधान में जो है मूल अधिकार की जो बातें कहां पर है, भाग 3 में है। मूल अधिकार की जो बातें भारत के संविधान में है, हमने किस देश की प्रेरणा से लिए हैं, अमेरिका से प्रेरणा लिए है ये, ठीक है। भारत के संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। किस मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में जो है, संविधान से जो है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया, तो वहां क्या है, संपत्ति का अधिकार, वहां क्या है, संपत्ति का अधिकार, ठीक। समझ में आ रहा है ये। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं, ये प्रश्न इनकी विशेषताओं से पूछे जाते हैं कि यदि किसी मौलिक अधिकार को, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को अगर मान लो समाप्त कर दिया, हनन कर दिया गया, उनका हनन हो गया, हनन होने का मतलब क्या है, उनके मौलिक अधिकार को किसी ने नुकसान पहुंचा दिया, वो अधिकार को समाप्त कर दिया, उनको छीन लिया गया उन अधिकार का, उस समय वो क्या करेंगे, उस समय क्या उन अधिकारों की रक्षा किया जाएगा। तो भारत के संविधान में जो है क्या है, एक अनुच्छेद है, एक अधिकार है, वहां क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वहां क्या है, संवैधानिक अधिकारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार से क्या हुआ, भाग 5 में क्या है, मूल अधिकार। उसके बाद फिर आगे मैं बढ़ रहा हूं, ठीक है, क्या भाग 5, भाग 3 में है, 5वां टॉपिक लिया मैंने। अब मैं अगला टॉपिक जा रहा हूं, अगला टॉपिक जा रहा हूं मैं 6वें नंबर में, ठीक है। इसमें जो बातें क्या है, राज्य के नीति के निदेशक तत्व, ठीक, राज्य के नीति निदेशक तत्व। और दूसरी टॉपिक को भी एक साथ और लिंक कर रहा हूं, वहां है मूल कर्तव्य, वहां क्या है, मूल कर्तव्य, ठीक। 2 बातों को लिंक कर रहा हूं मैं ये। तो ये जो बातें हैं, ये जो है संविधान के, ये जो है संविधान के भाग 4 में है, किसमें, भाग
4 में है और ये जो बातें हैं ये भाग 4A में है। ठीक, तो भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनको हमने जो है हमने आयरलैंड के संविधान से, हमने जो है किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से हमने प्रेरित होकर के भारत के संविधान के भाग 4 में रखा है। तो भारत के संविधान के भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। और भाग 4A, भाग 4A में क्या है? भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य है। भाग 4A में क्या है? भारत के नागरिकों के लिए क्या है? मौलिक कर्तव्य है। मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इनको बाद में जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इनको बाद में जोड़ा गया है। बाद में किस भाग में जोड़ा गया? भाग 4A में जोड़ा गया। भाग 4 के बाद एक नया भाग 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से, किससे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया है। ठीक, तो ये क्या हुआ? मूल कर्तव्य। वर्तमान में जो है भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए, वर्तमान में भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए कुल 11 कर्तव्य है। वर्तमान में भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए, केवल नागरिक के लिए मूल कर्तव्य है ये। वो क्या है? केवल नागरिक के लिए मूल कर्तव्य। तो वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है? 11 मूल कर्तव्य है। जबकि पहले पहले जो है, मतलब मूल संविधान की बात नहीं कर रहा हूं, मूल संविधान में तो एक भी कर्तव्य नहीं थे। बाद में जो है 42वें से हमने क्या है, इसमें 10 में से हमने 11 कर्तव्य को जोड़े और बाद में हमने जो है एक और कर्तव्य 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के माध्यम से, ठीक है, हमने इसमें क्या है? एक और कर्तव्य जोड़े। तो वर्तमान में कुल मिलाकर कितने कर्तव्य है? 11 कर्तव्य है। ये कर्तव्य है। कर्तव्य क्या है? भारत के संविधान का आपको सम्मान करना चाहिए। भारत के राष्ट्रगान, राष्ट्र गीत, इनका हमें सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन के जो आदर्श है उनको हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की जो बातें हैं ये, ठीक, सार्वजनिक संपत्ति की हमें रक्षा करना चाहिए। ऐसे बहुत सी बातें हैं, ठीक है, उनको हम बाद में अलग से डिस्कस करेंगे क्लास में। तो क्या है? मूल कर्तव्य। इस मूल कर्तव्य को हमने भारत के संविधान में तत्कालीन सोवियत संघ, उनकी जो संवैधानिक प्रणाली थी, सोवियत संघ की संविधान था, वहां से प्रेरित होकर हमने क्या रखे? संविधान में मूल कर्तव्य। तो भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जो है किससे प्रेरित होकर के? सोवियत संघ से प्रेरित होकर के। वैसे ही जो है बताया मैंने, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ठीक है, पहले इनको अर्थ समझ लो। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। राज्य, अब राज्य का मतलब भारत की सरकार भी हो सकता है, राज्य की सरकार भी हो सकता है, भारत की संसद हो सकता है, राज्य की विधान मंडल हो सकता है, मगर इसमें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या कोई न्यायालय सम्मिलित नहीं। इनमें कोई न्यायालय सम्मिलित नहीं। तो वो जो है, जो भी नीति बनाता है, कोई योजना बनाएगा, भारत की सरकार या भारत की जो संसद या राज्य की सरकार, राज्य की विधानमंडल, जो भी कोई नीति बनाएगा, कोई योजना बनाएगा, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं, राज्य सरकार ने हाल ही में जो है एक नई औद्योगिक विकास नीति छत्तीसगढ़ के लिए घोषित किया है। 2024 से लेकर के 2030 तक के लिए एक नई औद्योगिक नीति है। या फिर जो है भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जो है बस्तर क्षेत्र में, नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है, वहां पर जो है सर्वांगीण विकास के लिए, वहां पर सर्वांगीण विकास के लिए बस्तर क्षेत्र में विशेष रूप से, ठीक है, बस्तर क्षेत्र में विशेष रूप से जो है, ठीक है, एक नई योजना, विशेष योजना का जो है संचालन किया जा रहा है। ये विशेष योजना का संचालन किया जा रहा है। ऐसी और भी कई बातें हैं। ये महतारी वंदन योजना जानते ही है, नियत निर्मला नारी योजना, ये भी आप जानते हैं। समझ आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये ऐसी और प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वास्थ्य योजना है, कई योजनाएं हमारे पास में, जनमन योजना है, कई भारत सरकार जो है अलग अलग करते हैं। तो वो सब किस लिए? तो ऐसे जितनी भी काम करते हैं उनको निर्देश करने वाले कुछ बुनियादी सिद्धांत होते हैं। वो सब किससे प्रेरणा लेकर के? तो भारत की सरकार जो भी काम कर रहे होते किससे प्रेरणा लेकर करते हैं? वह इस भाग 4 से, वह किससे? भाग 4 से है।
ठीक इस प्रकार से क्या हुआ, यहाँ पर राज्य के निजक तत्व और मूल कर्तव्य स्पष्ट हो गए यहाँ पर ये। तो इसी संबंधित जो अनुच्छेद है प्रश्न इससे पूछे जाते हैं ये। ठीक है, प्रश्न ऐसे पोस्ट सामान्य पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर मैं जो अगला जो सेगमेंट ले रहा हूं इस पर अगला सेगमेंट ले रहा हूं मैं, वहां है अब सीधा जो है हम कहां पर चलेंगे, वहां पर चलेंगे हम जो है किसके बारे में, वहां संघ के बारे में, मतलब किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, शासन व्यवस्था के बारे में। ठीक, यहां पर कितना हो गया, 6वें नंबर हो गया। और यहां से मैं जो है अब आगे बढ़ जाता हूं 7वें नंबर पर। यहां से शुरुआत क्या हो जाएगा, तो यहां से शुरुआत क्या हो गया, अब ये शासन व्यवस्था से है। ठीक है, यहां से क्या हो गया, शासन व्यवस्था। क्या है, शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था का मतलब क्या हुआ, यहां पर जो है संघ की शासन व्यवस्था, वहां पर क्या है, संघ क्या, संघ की शासन व्यवस्था। और संघ की शासन व्यवस्था में जो है अब जानते हैं कि संघ की शासन व्यवस्था, अब इसके बारे में उल्लेख कहां पर है, तो संविधान के भाग 5 में। किसमें उल्लेख है, संघ के बारे में किसमें उल्लेख है, संविधान के भाग 5 में। तो इसमें 3 बातें हैं मुख्य रूप से, अगर देखें इसमें मुख्यतः क्या है, 3 बातें हैं। अब 3 बातें मतलब पहली जो बातें हैं उसमें क्या है, वह किससे संबंधित है, कार्यपालिका से संबंधित है। पहली जो बातें क्या है, कार्यपालिका से संबंधित है। दूसरी जो बातें हैं, इसमें दूसरी जो बातें हैं उनका संबंध किससे है, विधायिका से है। उनका संबंध किससे है, विधायिका से है। और तीसरा जो है उसका संबंध किससे है, वहां न्यायालय से है। न्यायालय निश्चित क्या है, न्यायपालिका से है। उनका संबंध किससे है, न्यायपालिका से है। तो पहले क्या है, तो स्वाभाविक इसमें क्या बताया मैंने, संघ की शासन व्यवस्था में क्या क्या होता है, कार्यपालिका होता है, विधायिका होता है और न्यायपालिका। कार्यपालिका मतलब स्पष्ट समझ लेना है कि ये क्या काम करता है, कानूनों को लागू करता है, कानून को लागू करता है ये। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए, तो आप जो है निश्चित, अगर हम पुलिस प्रशासन में अगर जा रहे हैं, यदि हम पुलिस प्रशासन में जा रहे हैं तो हम किसके हिस्सा बनने वाले हैं, कार्यपालिका के हिस्सा बनने वाले हैं। हम किसके हिस्सा बनने वाले हैं, कार्यपालिका के हिस्सा बनने वाले हैं। तो क्या है, कार्यपालिका। दूसरा मैंने क्या बताया, विधायिका। तो विधायिका तो संघ का जो है, जो विधायिका है, केंद्र की विधायिका क्या बोलते हैं हम, संसद कहते हैं। क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। और न्यायपालिका, केंद्र के जो न्यायपालिका है उसको क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। उसे क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। उसे क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, समझ में आ रहा होगा ये। ठीक, ये बातें जो है स्पष्ट रूप से कह रहा है। शासन व्यवस्था मतलब क्या क्या हुआ, 3 बात है ये। शासन व्यवस्था मतलब क्या क्या हो गया, कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। ठीक, हेमंत पटेल संपत्ति के आर्टिकल, संपत्ति के अधिकार को, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। अनुच्छेद 300 ए में है संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार वर्तमान में जो है अब कोई मौलिक अधिकार नहीं है, वो सिर्फ क्या है, विधिक अधिकार है। भाग 12 में है, तो क्या है, भाग 12 में है। हालांकि मुझे उसके मैं बाद में डिस्कस करूंगा करके छोड़ दिया था मैंने, वेरी गुड, आपने डिस्कस कर दिया। ठीक, तो क्या बताया मैंने, संघ की शासन व्यवस्था में क्या है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये मैंने मोटी मोटी बातें भी डिस्कस कर रहा हूं मैं ये, इसके अंदर बहुत डिटेल्स में जानेंगे हमें ये आगे चल करके ये। ठीक ठीक, तो क्या है, कार्यपालिका में, तो कार्यपालिका का काम क्या हुआ, कानून को लागू करना। विधायिका क्या काम करता है, कानून बनाता है। ठीक है, कानून का निर्माण करता है ये, कानून का निर्माण करता है। सर्वोच्च न्यायालय या फिर न्यायालय क्या काम करता है, ये विवादों का समाधान करता है। ये विवादों का समाधान करता है, विवादों का समाधान करता है। और क्या है, न्याय, और क्या है, न्याय करता है। तो भारत में जो है न्याय देने वाला कौन, न्यायपालिका। बोलते हैं न्यायपालिका क्या है, न्याय की देवी। हाल ही में बहुत सुर्खियों में रहे, आप जानते हैं ये। ठीक, तो क्या हो गया, संघ की शासन व्यवस्था में कौन कौन हो गया, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब कार्यपालिका में संघ की जो है, जो कार्यपालिका है, संघ की जो कार्यपालिका है उसमें उसमें पहले कौन सम्मिलित होंगे, राष्ट्रपति। दूसरा कौन सम्मिलित होंगे, उपराष्ट्रपति। ठीक, उसके बाद फिर कौन सम्मिलित होंगे, मंत्री परिषद।
कौन सम्मिलित होंगे? मंत्रिपरिषद। उसके अलावा इसमें एक और सम्मिलित होता है महान्यायवादी। ठीक, प्रश्न इससे पूछते हैं, ये प्रश्न इससे पूछते हैं। तो कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? संघ की राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद है और महान्यायवादी। और मंत्रिपरिषद में कौन? इस तरफ प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री जितनी भी है। तो ये सब पूरे प्रावधान जो है भारत के संविधान में कहां पर होगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, अन्य मंत्री के बारे में, महान्यायवादी के बारे में। ठीक है, ये सब कहां पर होंगे? भाग 5 में होंगे। कहां पर होंगे? भाग 5 में। तो इसके डिटेल्स हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति जो है वो भारत में राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख है, कार्यपालिका के भी संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसका कोई चयन नहीं होता है, इसका कोई मनोनयन नहीं होता है, इनका पद कोई वंशानुगत नहीं है, इनका निर्वाचन होता है। उसके बाद यहां पर उपराष्ट्रपति भी है। उसके बाद यहां पर क्या है? मंत्रिपरिषद है, जानते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है, और अन्य मंत्री होते हैं। उसको मिलकर क्या बनते हैं? मंत्री परिषद बनते हैं। उसके बाद क्या है? महान्यायवादी। महान्यायवादी जो है संविधान में विशेष प्रावधान है भारत सरकार को कानूनी सहायता देने के लिए। ठीक, वहां हो गया ये। अब इसके बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे हम आगे की क्लासेस में। ये ठीक। उसके बाद दूसरा क्या है? विधायिका। विधायिका मतलब क्या है? संसद के बारे में। इसमें क्या है? संसद के बारे में। तो संसद से संबंधित जितनी बातें हैं ये भाग 5 में ही मिलेगा हमें। किस मिलेंगे? भाग 5 में। तो संसद में क्या क्या बातें हैं? तो संसद का गठन कैसे होता है, इनमें संसद का गठन कैसे होता है, संसद की जो संरचना है वो संरचना क्या है, इनके बाद संसद में जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं उनका जो है उनका चयन किस प्रकार से किया जाएगा, इस संसद में कानून किस प्रकार से बनाए जाएंगे, इस संसद में बजट किस प्रकार से बनाए जाएंगे। ठीक, ये सब बातें जो है किसमें? भाग 5 में ही है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न इस प्रकार से पूछते हैं। अब प्रश्न क्या पूछेंगे? निम्नलिखित में से जो है कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और कौन नहीं लेते हैं। ठीक, प्रश्न पूछते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करते हैं? प्रश्न ये पूछे जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? लोकसभा अध्यक्ष की चयन किनके द्वारा किया जाता है? ये ठीक, प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं ये। ठीक, तो ये क्या हो गया? विधायिका, संसद के बारे में हो गया। फिर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में थोड़ा देर पहले ही बताया था मैंने कि अभी अभी जो है थोड़े पहले ही जो है कुछ दिन पहले ही जो है क्या है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नए मुख्य न्यायाधीश 91 नंबर के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुआ है। अब बताया मैं जानते हैं, आप उसमें थोड़े पहले डिस्कस किया हूं मैं, तो जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में जो है जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के जो संरचना है, गठन है, संगठन है, उसमें अभी वर्तमान में 33 अन्य न्यायाधीश और एक भारत में मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का। तो कुल मिलाकर कितने? 34 न्यायाधीश, इससे मिलकर बनता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय का संगठन। ठीक, इस तरह से ये तो सर्वोच्च न्यायालय हो गया। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो है तो उसमें एक तो उनके स्थापना, उसके बाद उनका गठन, उनके बाद फिर उसमें बहुत सारी बातें हैं और कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, उनकी कौन शपथ दिलवाएंगे, उनका कार्यकाल कब तक रहेगा। ठीक है, और बहुत सारी बातें और भी है ये। तो ये सब बातें कहां पर है? न्यायपालिका से संबंधित है। ठीक, तो इस तरह से क्या हुआ? ये शासन व्यवस्था संबंधित है किसमें? भाग 5 में, जो 7वां टॉपिक है हमारा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, इसके बाद फिर जो है 8वां टॉपिक ले रहा हूं मैं। 8वां टॉपिक तो जल्दी से ले लेता हूं मैं, फिर उसके बाद फिर आप जानते हैं कि क्लास में वाइंड अप भी करना है। ठीक है, क्या है? 8वां टॉपिक। 8वां टॉपिक में दो बातें ले रहा हूं एक साथ। यहां पर मैं ले रहा हूं मैं राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। तो राज्य के बारे में जो है, राज्य की जो शासन व्यवस्था है उनके बारे में, राज्य की शासन व्यवस्था। तो राज्य की जो शासन व्यवस्था है इनके संदर्भ में जो प्रधान है वो किसमें है? भाग 6 में है। किसमें? भाग 6 में है। ठीक, तो स्वाभाविक है इसमें भी क्या बातें होंगे? वही 3 बातें। इसकी भी बातें क्या होंगे? वही 3 बातें। और वही 3 बातें मतलब कौन कौन सा?
इनमें भी क्या होगा, पहले कार्यपालिका होगा। इनमें पहले क्या होगा, कार्यपालिका, उसके बाद दूसरा क्या होगा, इसमें विधायिका होगा। तीसरा इसमें दूसरा क्या हो गया, विधायिका, और तीसरी बातें क्या होंगी इसमें, न्यायपालिका। मगर आइए हम कहाँ की न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, कहाँ की विधायिका की बात कर रहे हैं, कहाँ की कार्यपालिका की बात कर रहे हैं हम, एक राज्य का, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य है वैसा ही है। तो उसकी कार्यपालिका, तो इसको पहले बता चुका हूं मैं, ये कार्यपालिका मतलब क्या काम है, इनमें कानून को लागू करना। क्या काम है, कानून को लागू करना। समझ में आ रहा है ये, ठीक। तो कार्यपालिका, तो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, इसमें कौन होते हैं, राज्यपाल। कौन होते हैं, राज्यपाल। उसके बाद फिर कौन होते हैं उनमें, मंत्रिपरिषद। कौन होते हैं, मंत्रिपरिषद। ये बातें विशेष ध्यान में रखना है यहां पर कि राज्यों की जो कार्यपालिका है उसमें कोई उपराज्यपाल नहीं होता है। उसके बाद फिर तीसरा जो हिस्सा होता है वहां होता है महाधिवक्ता। जैसे जो है उस तरफ केंद्र की शासन व्यवस्था में बताया था मैंने, महान्यायवादी होता है, यहां पर क्या होता है, महाधिवक्ता। क्लियर है यहां पर ये। उसके बाद राज्यों की जो विधायिका है, उस विधायिका को हम कहते हैं विधान मंडल। उसे क्या बोलते हैं, विधानमंडल। तो राज्य की विधायिका को, राज्य के जो विधि निर्माण जो करता है, कानून जो निर्माण करता है, उस संस्था को हम क्या बोलते हैं, विधानमंडल। उसे क्या बोलते हैं, विधानमंडल। अब ये विधानमंडल जो है भारत के संविधान के अनुसार जो है कहीं पर एक सदनी हो सकता है, कहीं पर एक सदनी हो सकता है, या फिर कहीं पर जो है दो सदनी भी हो सकता है। कहीं पर एक सदनी भी हो सकता है और कहीं पर ये दो सदनी भी हो सकता है। ये एक सदनी होने का मतलब ये हुआ कि जो है, जो विधानमंडल है वो राज्यपाल प्लस विधान सभा से मिलकर बनेगा। जैसे कि छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ क्या है, एक सदनी। एक सदनी जो है विधानमंडल है। एक सदनी विधानमंडल होने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर केवल और केवल क्या है, विधानसभा है। जबकि जो है कुछ राज्य ऐसी भी है जिनकी विधानमंडल, जो जिनका विधानमंडल जो है दो सदनी है। दो सदनी होने का मतलब ये हुआ कि वहां पर उच्च सदन के रूप में एक विधान परिषद, उच्च सदन के रूप में विधान परिषद, जबकि निम्न सदन के रूप में यहां पर क्या होते हैं, विधान सभा होते हैं। निम्न सदन के रूप में क्या होते हैं, विधानसभा। तो ये क्या हुआ, दो सदनी व्यवस्था हुआ। क्लियर है यहां तक ये, ठीक। थोड़ी सी बस और बातें बस कर देता हूं मैं संघ राज्य क्षेत्र का। संघ राज्य क्षेत्र जैसे बताया मैंने कि वर्तमान में 8 संघ राज्य क्षेत्र है। वर्तमान में 8 संघ राज्य क्षेत्र है। तो ये संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के संदर्भ में संविधान के भाग 8 में प्रावधान है। इसमें क्या है, संविधान के भाग 8 में प्रावधान है। और संविधान के भाग 8 में प्रावधान किसके बारे में है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है। तो स्वाभाविक है इसमें भी क्या क्या बातें होंगे, इसमें भी क्या क्या बातें होंगे, इनमें भी क्या क्या बातें होंगे। तो इसमें भी क्या है, कार्यपालिका के बारे में बात होंगे। जैसे कि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी इसमें क्या है, उनकी विधायिका, उनकी बात करेंगे, ठीक। और उसके बाद फिर तीसरी बात इसमें क्या हो जाएंगे, न्यायपालिका। इसकी बातें क्या हो जाएंगी, इसकी न्यायपालिका। तो ये क्या हो गया, 8वां टॉपिक हो गया। प्रश्न यहां सबसे बनते हैं हमारे पास में, ये प्रश्न जो है यहां सबसे बनते हैं। इसके बाद थोड़ी सी बस एक टॉपिक और बहुत महत्वपूर्ण है, एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, वहां है स्थानीय निकाय। वहां क्या है, स्थानीय निकाय। वहां क्या है, स्थानीय निकाय, जिनका जो है भारत के संविधान में प्रावधान है, ठीक है। वो क्या है, स्थायी निकाय। जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां से प्रश्न पूछने की संभावना बनती है हमारे पास में, तो वहां स्थानीय निकाय क्या है, दो तरह के होते हैं। ये एक ग्रामीण क्षेत्रों के अलग होते हैं, अब जानते हैं, ग्रामीण के लिए, और दूसरा क्या होता है, नगरों के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है। ये त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है। ये तो जानते हैं इसमें, तो ये इसके बारे में बहुत के संविधान प्रावधान कहां पर मिलेगा हमें, तो इस स्थानीय निकाय में। तो ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय निकाय मतलब कौन सा, पंचायतें। तो ये कहां मिलेंगे हमें, भाग
9 में मिलेगा। कहा मिलेगा हमें भाग 9 में मिलेगा। ठीक, और ये क्या है, 73वें संविधान संशोधन है ये 1992 का ये। ठीक, उसके अंतर्गत हमने संविधान का हिस्सा बनाया। ठीक, और उसमें क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में हमने क्या है, त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था। त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था मतलब क्या हुआ, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, त्रिस्तरीय व्यवस्था। ठीक है, वैसी जो है नगरीय क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में जो है भाग 9 के अंतर्गत, 9 के अंतर्गत, ठीक है, इसमें जो है 74वें अमेंडमेंट 1992 इसके अंतर्गत, ठीक है, इनमें सम्मिलित करके जो है हमने नगरीय क्षेत्र में भी, हमने नगरीय क्षेत्र में भी जो है त्रिस्तरीय नगर पंचायतें, त्रिस्तरीय नगर पंचायत, नगर पंचायत नगर पालिकाएं, त्रिस्तरीय, इनको बोलते हैं त्रिस्तरीय नगर पालिकाएं। ठीक है, जिनमें पहला स्तर, पहला क्या है, नगर पंचायतें, उसके जस्ट नीचे उससे उससे बड़ा क्रम में ये, इसमें क्या है, नगर पालिका परिषद, उससे बड़ा नगर पालिका निगम, नगर पालिका निगम। और यहां पर क्या है, ग्राम पंचायत, यहां पर क्या है, ग्राम पंचायत। उसके बाद क्या है, जनपद पंचायत, उसके बाद क्या है, जिला पंचायत, उसके बाद क्या है, जिला पंचायत। ये बातें हैं, प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो ये बताया मैंने स्थानीय निकाय। इसके अलावा जो है बाकी सब बातें जो है भारत के संविधान में जब भी बात करेंगे तो वहां क्या हो जाएगा, वहां क्या हो गया, अन्य प्रावधान, मैं उसके अंतर्गत लूंगा अन्य प्रावधान। बाकी जितने बातें हैं ये तो मुख्य रूप से हमें क्या क्या डिस्कस कर दिया मैंने आज, मुख्य रूप से आज मैंने क्या क्या डिस्कस कर दिया। ठीक है, बस 1 मिनट बस और लेंगे इसमें, 1 मिनट भी, संविधान का हिस्सा जब ले रहा हूं उसमें मुख्य बातें मैंने क्या क्या डिस्कस कर दिया, यहां से लिया था मैंने ये। ठीक, या फिर पूरे क्लास को मैं रिवीजन में लेता हूं 2 मिनट में। ठीक है, 2 मिनट में बस रिवीजन ले लेता हूं मैं, तो आपको बातें एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक, तो मैंने क्या बताया, करंट अफेयर्स एक बार बताया। पहले पहले क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस, ये बताया मैंने कब है, 9 जनवरी को है। सम्मेलन कब से शुरुआत हुआ, 2003 से हुआ। अभी 18वां नंबर कहां पर होने वाला है, भुवनेश्वर में होने वाला है। फिर मैंने भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मैंने बताया, क्या है, कौन, जस्टिस संजीव खन्ना, कितने नंबर का, 91 नंबर, 51 नंबर का। ठीक है, फिर मैंने कोप 29 का बताया, कहां पर हो रहा है ये, बाकू में हो रहा है सम्मेलन। ठीक, उसके बाद फिर जो है मैंने भारत पर आ गया, संविधान पर आ गया, तो पुलिस किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। ठीक, उसके बाद बताया मैंने कि संविधान में पढ़ना क्या है, तो नंबर 1 पहले क्या है, संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। फिर क्या है, संविधान का निर्माण। उसके बाद फिर क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 में है। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, नागरिकता मतलब उसके निवासी। फिर क्या है, मौलिक अधिकार। फिर इसमें मौलिक अधिकार में जो है वर्तमान में कितने, 6 मौलिक अधिकार, ये डिस्कस किया। उसके बाद फिर क्या है, राज्य की नीति तत्व और क्या है, कर्तव्य। तो नीति तत्व कहां से लिया हमने, आयरलैंड से लिया। और मूल कर्तव्य कहां से लिया हमने, सोवियत संघ से लिया। कितने मूल कर्तव्य है वर्तमान में, 11 मूल कर्तव्य है। ठीक, उसके बाद किसके बात किया, संघ की शासन व्यवस्था। तो संघ की शासन व्यवस्था में कौन कौन होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका में कौन, राष्ट्रपति, हमेशा याद रहना चाहिए, राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा मंत्रिपरिषद, फिर महान्यायवादी और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी होता है। यही पर लिख देता हूं मैं। ठीक है, हालांकि वो कार्यपालिक हिस्सा नहीं होता है, उसको छोड़ ही देता हूं मैं। ठीक है, फिर क्या है, विधायिका। विधायिका क्या बोलते हैं, संसद कहते हैं। संसद के इसमें कई बातें हैं, गठन है, संरचना है और बाकी सब बातें। ये फिर क्या है, न्यायपालिका। तो संघ का न्यायपालिका क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, जिनमें 33 मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, जिनकी नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है, भारत के राष्ट्रपति। ये सब बातें ये। फिर क्या है, संघ। फिर क्या है, राज्य और संघ क्षेत्र का शासन व्यवस्था। तो भाग 6 में क्या है, राज्यों का शासन है। इनमें क्या क्या है, कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। कार्यपालिका में राज्य के राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता है। ठीक है, और विधायिका क्या बोलते हैं, विधानमंडल कहते हैं, जो 2 सदनी या फिर 1 सदनी हो सकता है। यदि 1 सदनी है तो उसमें राज्यपाल प्लस विधानसभा, इससे मिलकर विधानमंडल बनेगा। ये विधानमंडल है और ये विधान
सभा है। ठीक, अगर दो सदनी है तो दो सदनी में क्या है, विधान परिषद और दूसरे क्या है, विधान सभा। विधान परिषद उच्च सदन होते हैं और विधान सभा जो है निम्न सदन होते हैं। उसके बाद फिर मैंने डिस्कस किया कि लास्टली जो है क्या है, स्थानीय निकाय। तो स्थानीय निकाय दो प्रकार से समझ लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्थानीय निकाय और नगरीय क्षेत्र के लिए स्थानीय निकाय। तो ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय निकाय 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972, ठीक है, उसके माध्यम से। तो उसमें क्या है, त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था है, जिनमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। नगरीय क्षेत्र में जो है भाग 9A में है संविधान के, ठीक है, उसमें क्या है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का, ठीक। और उसमें भी क्या है, त्रिस्तरीय नगर पालिकाएं हैं। इसमें क्या है, त्रिस्तरीय नगर पालिकाएं, ध्यान में रखना है, वहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज है और यहाँ पर क्या है, नगर पालिकाएं हैं। अब त्रिस्तरीय नगर पालिकाएं मतलब कौन कौन सा है, नगर पंचायतें, नगर पालिका परिषद और नगर पालिका निगम। इसके अलावा जो बाकी बातें हैं वहां अन्य है, ठीक। संविधान में जो है मोटी मोटी बातें हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक। ये बातें समझ में आ रहे होंगे आप सबको, और ये बातें अगर समझ में आ रहे हैं तो मुझे जो है आप रिप्लाई करेंगे, मुझे आप रिप्लाई करेंगे, ठीक। क्या आप रिप्लाई करेंगे? कोई जो है मुझे प्रश्न पूछा है, क्या हत्या गया है गुरुजी, क्या हटाया, अच्छा क्या हटाया गया है गुरुजी, सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक। हाँ बता चुका हूं मैं, उसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं मैं, ठीक। ये बातें समझ में आ रहे हैं। अब ये जो मैंने जो आज जो भी क्लास में डिस्कस किया हूं मैं, ठीक, इस पर डिटेल हम कल बात करने वाले हैं। कल भी मैं क्लास में लूंगा, इसमें कल भी मेरी क्लास होगी, तो हम कल से टॉपिक शुरुआत करेंगे कौन सा, भारत के संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आपके पास में जो भी सोर्स, आपके जो कोई भी किताब अगर होंगे, जिस किताब को भी पढ़ते हैं आप उस किताब से पढ़ के आइए। कुछ नोट्स जो है मैं प्रोवाइड करूं, अपने एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। जो आपका ग्रुप बना है उसमें जो है यहाँ से जो है जो स्टडी मटेरियल्स और बाकी सब जो है, जैसे कि आज मैं ये जो पढ़ाया हूँ इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ ये जो मैंने लिखा है, मगर आप प्रॉपर जो है नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, प्रॉपर आप नोट्स बनाते चलिए। ये नोट्स आपके लिए बहुत परफेक्ट जो है होगा वो, ठीक है। बाकी पढ़ने के लिए बहुत सारे मेथड ये हो सकते हैं, मगर इस विषय को पढ़ेंगे कैसे आप, इंपॉर्टेंट ये है, इस विषय को पढ़ेंगे कैसे। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं क्योंकि मार्केट में किताब बहुत सारे हैं, समस्या किस बात की है, समस्या किस बात की है कि इस विषय को हम पढ़े कैसे, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम जो है हल किस प्रकार से करें। तो आप बिल्कुल स्पष्ट रहिए, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाइए कि यहां सब जो भी समझ रहे हैं, ये जो समझ रहे हैं, ये जो समझ रहे हैं, इस समझ को जो है अपनी नॉलेज, समझ के साथ अपनी नॉलेज को आप बढ़ा ही रहे हैं, तो स्वाभाविक है। अब इसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं, उस प्रश्न पूछने के तरीके क्या है, ऑब्जेक्टिव है, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए। मेरा जो अनुभव है, अब जैसे कि आप जानते हैं कि सर भी डिस्कस किए होंगे, मुझे बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूं मैं, और करीब 14-15 सालों से लगातार पढ़ा रहा हूँ, और बहुत सारे एग्जाम्स, आईएएस से लेकर के जो है छोटे से छोटे एग्जाम तक मैं लगातार कई अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के क्लास को जो है कंडक्ट किया हुआ है ये, ठीक है। और कई बच्चों का चयन हुआ भी हमारे पास से है। तो उन बातों को समझ करके मुझे जो समझ में आता है कि आप 2-3 बातें बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान रखिए। ये पहला, आप जो पढ़ रहे हैं आप समझ करके पढ़िए, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मगर आप जो पढ़ रहे हैं उनको ठीक से पढ़िए, ठीक। इनके साथ साथ आप जिन तथ्यों को याद कर रहे हैं उनको याद करिए, उनको बार बार रिवीजन लीजिए, एक बार पढ़ करके उनको मत छोड़िए, उनको रिवीजन कीजिए। उसके बाद तीसरी बातें जो है उसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उनके लिए आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने की आवश्यकता, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उन प्रश्नों को देखिए, उन प्रश्नों को हल कीजिए, आपका प्रैक्टिस मस्त है, ठीक है। इससे जो है एग्जाम हॉल में जो है सीधे प्रश्न ना पूछ करके जो है आप पहले उनका प्रयास, पहले उनका अभ्यास कर सकते हैं। ये तो इस प्रकार से जो है कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको आपको लेकर के चलना है, ये मैं चाहूंगा। और बिल्कुल मैं स्पष्ट हूं, बिल्कुल समझ में आता है कि अगर इस प्रकार से हम तैयारी करें तो निश्चित रूप से जो है सफलता हमारी जो है निश्चित है, ठीक। थैंक यू। बाकी जो बातें हम कल करेंगे। ये पीडीएफ जो है मैं ग्रुप में शेयर करवा दूंगा, बाकी जो है कुछ कुछ पीडीएफ जो है और मैं शेयर करूंगा, ठीक। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।